इस वक्त द पाकिस्तान एक्सपीरियंस और शहजाद ग़ियास को डीलेजिटिमाइज करने के लिए हर तरह का मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें एक डेस्परेट फॉर अटेंशन इंसान भी बोलना उसको गलत है, हाँफता हुआ आ गया जो मुझे गालियाँ दे रहा है, जिसने पूरी सिंधी कौम को गालियाँ दी है, जिसने सबको गालियाँ दी है, पश्तूनों को, बलोच को, सराइकी को। मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जिस सोच को मैं ज़हनी मरीज़ कहता हूँ, दराज के इसराइली कहता हूँ, वो कोई कम्युनिटी नहीं है, वो ऐसे जाहिल लोगों के बारे में ये बात है। एंड आज की वीडियो बनाने का भी यही पर्पस है कि पहले तो मैं आप लोगों को वो सोच दिखाऊं। मैं इतनी गटर गलाजत में यूजुअली जाता नहीं हूँ, पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया पे किस लेवल का झूठ बोला जा रहा है, किस लेवल का पॉइजनस प्रोपेगेंडा बेचारे लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, जिसको मैं कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगली जनरेशन कराची की बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। बातें सुनो, इंडियन दलाल है फ़ौज, इसको पकड़ ले। कौन जिसने इंडिया पाकिस्तान की अभी जंग में मेरा किरदार देखा है वो मानेगा कि मैं इंडियन एजेंट हूँ। मतलब ये तो रॉ ने पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी ना, कि फ़िल्मों में रणवीर सिंह दिखाया एजेंट और भेज मुझे दिया। मतलब इस बग़ैरत आदमी की नफ़रत और ज़लालत की आप इंतहा देखें कि एक सरेआम मैसेकर जो किया गया पश्तूनों का, ना सिर्फ ये उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको किसी तरह से जोड़ रहे हैं कि असल में तो ये कौम मुखालिफ लोग जो हैं, ये जीएम सईद ने बाबरा ग्राउंड में भेजे थे। एक तो आपने बेचारी पूरी जो बादशाह खान की मूवमेंट है, पश्तून मूवमेंट है, उसको डीलेजिटिमाइज कर दिया कि पीछे से ये भी जीएम सईद कंट्रोल कर रहे थे। गफ्फार खान पाकिस्तान दुश्मन था, पाकिस्तान मुखालिफ था। क्या जरूरत थी मजारा करने की? पाकिस्तान बने हुए भी 1 साल नहीं हुआ था। ये साजिश थी पाकिस्तान को कमजोर करने की, जिसका आगाज जीएम सैयद ने किया था। उसके बाद ये वाकया हुआ था। ये वही दराज के इसराइली हैं ना, कि हर हस्पताल के नीचे भी हमास के टनल हैं, हर चीज़ हमास है। तो इनके जहनों में सिंधी इतने सवार हुए हुए हैं कि ये हर चीज़ में इनको सिंधी नज़र आ जाते हैं। मैसेकर, एब्सोलूट मैसेकर ये डिफेंड कर रहे हैं। और ख़ुद का जो इनका पास्ट है, आप ज़रा एफवी एरिया के ब्लॉक 20 में जाके पूछेंगे इनके बाप को किस तरह घर मिला था। मुझ पर क्या तनकीद की जा रही है कि मैं साधु बेला टेम्पल गया। ये जो एक बहुत पुराना क्लीशेड घटिया तरीन वो प्रोपेगेंडा का तरीका है ना, ये हिंदुओं का एजेंट है, ये इंडियन एजेंट है, ये देखो ये टेंपल भी गया। हाँ गया। मैं इन चीज़ों, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट सिंध इज़ टॉलरेंट, कि सिंध में बेशतर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो आज भी रह सकते हैं। टेंपल्स भी हैं सिंध में, गुरुद्वारे भी हैं सिंध में, चर्चेस भी हैं सिंध में। आप जितनी गलाजत कर लें, आप कोशिश जितनी करवा लें कि भाई मेरे ख़िलाफ़ जो जो आपने लिखा है सबको पता है, पढ़ चुके हैं लोग। मज़हब की बुनियाद पर किसी को मरवाने के जो ये चक्कर आप लोगों ने खोले हुए हैं ना, करते रहो, नहीं डरूँगा। माइनॉरिटी राइट्स के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। मेरी नज़र में वो उतने ही सिंधी हैं जितने मुसलमान। मैं ये मज़हब की बुनियाद पर तफरीक नहीं करता। और यही घटिया लोग हैं जिनको मैं रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये लोग अपने आप को ऐसे पेश करते हैं जैसे ये मुहाजिरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये नहीं है। मैं आपको बार बार, मैं वो उस टाइप का आदमी नहीं हूँ कि ख़ानदान ये घटिया ये वो, पर अगर कोई MQM का मुझे सुन रहा है तो हैदराबाद रिजवी से जाके ज़रा पूछें कि ये जो शख्स है जो ये चैनल चलाता है, नदीम रिजवी, उसका पास्ट क्या है, उसकी ख़ानदान का पास्ट क्या है। आपको इसकी औकात सामने नज़र आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया पे क्यों भौंकता है। एंड अगेन, दिस इज़ नॉट अबाउट मी एज अ पर्सन। इसने जो सिंधी कल्चरल सिंबल्स हैं, अजरक, सिंधी टोपी, बंदरों को पहनाकर, पीछे हिंदू भजन चला कर के ये देखो सिंधी जो हैं ये जाहिल बंदर हैं और हिंदू हैं, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जिसके कोई क्लोज टू 2 लाख फॉलोअर्स हैं, अच्छे खासे हज़ारों लाइक्स शेयर्स आ जाते हैं। फिर आप लोग मुझे प्रिटेंड करते हैं कि सिंधी हेट कहाँ पर है। सारा दिन ये आदमी गालियाँ देता है सिंधियों को और आप मुझे कहते हैं कि नहीं कोई सिंधी हेट तो है ही नहीं। और इसमें कोई नई बात नहीं है। 1947 में एग्जैक्टली यही हुआ था। नंदिता भवनानी की किताब है द मेकिंग ऑफ एग्जाइल, उसमें लिखा हुआ है ये कि जब लोगों ने कत्लो गारत करने की कोशिश की, प्रॉपर्टी चुराने की कोशिश की, वायलेंस किया, तो कई लोग अरेस्ट भी हो गए। तो फिर एक मूवमेंट चली अयूब खोड़ो के ख़िलाफ़, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, जो एथनिक टेंशन्स कम करने की कोशिश कर रहे थे, जो कह रहे थे कि मत मारो। कहा गया कि महाजरों का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है अयूब खोड़ो हिंदुओं के साथ है। ये पूरी की पूरी एक कैंपेन चलाई गई, अखबारों में लिखा गया।
मतलब उस टाइम का जो उर्दू इंग्लिश मीडिया था उसमें इस तरह की बातें लिखी गई। तो ये तो बांग्लादेश में भी हमने देखा था, बंगाली एक्चुअली तो हिंदू हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये सिंध में भी इस्तेमाल हुआ, और इस तरह के जो घटिया लोग, ये जो थोड़ी बहुत पैदावार रह गई है उस टाइम के गटरों की, वो अब सोशल मीडिया पे बकवास करते हैं। आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगने के बाद उनकी लाश को नंगा करके तस्वीरें ली गई थी रिपोर्टेडली, ताकि किसी तरह वो ये साबित कर सकें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो असल में हिंदू थे। ये बहुत पुरानी चीज़ है। और जो मैंने पार्टीशन की बात की उसको भी कंटेक्चुअलाइज़ करें। देखें ना, हर चीज़ लोग एथनिक लेंस से देखना शुरू हो जाते हैं, या इंडिया में जो लोग देख रहे हैं वो मजहबी लेंस से देखना शुरू हो जाएंगे। आपका जो बायस, आपका जो प्रेजुडिस होता है ना, वो आप प्रोजेक्ट कर देंगे। मतलब अगर कोई हिंदुत्व मुझे देख रहा है, बोलेगा देखा मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किया। दिल्ली में मुसलमान टारगेट हो रहे थे, उनकी फैमिलीज़ वगैरह जो कराची आई थी उनको ख़बर मिलती थी कि देखें जी दिल्ली में वायलेंस हो रहा है, वो रिटेलिएट करते थे, वो यहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करते थे। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ज़ाहिरी बात है, गलत बात है, लेकिन वो जो पार्टीशन के स्पेसिफ़िक कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो वायलेंस हमने देखा ये भी उसी का हिस्सा है। पर ये नदीम रिजवी जैसे जो जाहिल नस्ल परस्त लोग होते हैं और जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, इनको बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं, जबकि ये जो डॉक्टर नदीम, ये कोई पीएचडी नहीं है, ये मेडिकल डॉक्टर हैं, ना कोई हिस्ट्री से इसका ताल्लुक़, ना कोई पॉलिटिकल साइंस से इसका ताल्लुक़, ना कोई फ़िलासफ़ी से इसका ताल्लुक़, बस रेसिज़म, नफ़रत और तासुब। ये वो एक जनरेशन है जो पैदा ऐसी घटिया तरीके से हुई है, उसकी परवरिश तासुब में हुई है। तो आपके ना इसकी शक्ल से टपकता है नफ़रत, वो आपको नज़र आ जाती है। आप इसकी शक्ल देखें, आपको समझ में आ जाएगी। आपको अगर लग रहा है मैं ओवर हो रहा हूँ तो देखें, आप अगर मेरी कौम को, मतलब पाकिस्तान की सारी कौमों को गालियाँ देंगे, मैं तो सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए कि मैं अभी इसके लेवल तक नहीं गया कि ये कितना गटर जहनियत का आदमी है, इसने सिंधियों के बारे में पोस्ट डाली है कि सिंधी अपनी बहन, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, इस लेवल की घटिया बातें ये लोग सिंधियों के बारे में करते हैं। फिर आप लोग चाहते हैं कोई रिस्पॉन्ड भी ना करे या कोई प्रिटेंड करे अच्छा सिंधी हेट है नहीं, ये लोग पॉइजन कर रहे हैं। एंड क्योंकि ये अपने आप को बोलते हैं हम मुहाजिरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुहाजिर यूथ इनको सुनकर गलत रास्ते चली जाएगी। इसीलिए ये चीज़ें ढके छुपे अल्फाजों से हटकर सामने खुलकर करनी चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप एंटी मुहाजिर हो रहे हैं, इसीलिए कि भाई ये जो उल्लू के पट्टे हैं जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं, जिनके घर पे कोई नहीं सुनता, जिनके बच्चे से बात तक नहीं करते, जो ख़ानदान वाले एम्बैरस हैं कि यार ये बस छोड़ दें, मैं क्या बोलूँ, वो लोग कराची को फिर आग न चला दें। बिकॉज़ इनका तो कुछ काम नहीं है ना, वहाँ पे कोई रेलेवेंस है, यहाँ पे कोई रेलेवेंस है, भगोड़ा आदमी है, आएगा तो अरेस्ट हो जाएगा। वो चाहते हैं कि दंगे फसादात हों, केओस हों, ताकि फिर वो ग्लोरी डेज़ जो थे वो ये लोग रीलिव कर सकें। वो जो 90s का एक कराची था, हर जगह गोलियां चल रही थी, वो आइडियल चीज़ है भाई। आप पोस्ट देखें कि भाई जी उर्दू स्पीकिंग जो हैं वो तो फुल अपनी किट पिट में बैठे हुए हैं और सिंधी भिखारी जाहिल सड़कों पर हैं। क्या बोलें इस बारे में हम? क्या मतलब ये जो आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं, फिर यही जो पेजेस होते हैं जो इन जाहिलों को सुनते हैं वो फिर ऐसी बातें करते हैं कि सिंधी तो हमने आज़ाद करवाए। क्या सिंधी घोड़े, बरतानवी घोड़े नहला रहे थे? अच्छा दोस्तों, सिंध में अजीब मजाक है। वो लोग जो शिकारपुर में सदियों से बनिए की भैंसें धोया करते थे, उनकी कोटे सिस्टम पर रिश्वत लेकर, डकैती मारकर जो रईस हो जाने वाली औलादें हैं वो मजाक उड़ाती हैं। वो कहती है कि इंडिया से आए हुए लोगों ने पाकिस्तान बनाया। बरतानवी घोड़े नहला रहे थे हम, तो ये नदीम रिजवी तो बरतानवी, फिर सोच लें आगे आप क्या है भाई। एक जनरेशन है जिनके जो दादा हैं वो कॉलोनियल बाबूज थे। अगेन डोंट मेक इट अबाउट एथनिसिटी। हमने जो हीरोज़ वर्सेस विलन्स की है उसमें हमने पंजाब का भी जिक्र किया है। हमने जाहिद हुसैन का जो पॉडकास्ट की थी उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं, जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने, वो जब ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए अपने हाथों से एक प्रोटेस्टर का कत्ल किया था। हमने ये भी बताया सैयद अहमद ख़ान ने 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया, लोकल नेटिव्स का साथ नहीं दिया। तो ये किसी एक एथनिसिटी के बारे में नहीं है। अंग्रेज़ के ग़ुलाम वही कॉलोनियल बाबू थे, वही एक क्लास थी जो बरतानवी फ़ौज
के जूते चाटते थे, बरतानवी साम्राज्य के जूते चाटते थे, फिर पाकिस्तान बना तो हमारी फ़ौज के जूते चाटते थे। और जो कॉलोनियल बाबू क्लास थी, जो पहले अंग्रेज़ों से भीखे मांगती थी, फिर जाके उन्होंने अमेरिका से भीखे मांगी, इस तरह ये लोग अमीर हुए, इस तरह यहाँ पर ये लोग बड़े लोग बन गए, सूट पहन के फिरना शुरू हो गए, अपने आप को पढ़ा लिखा समझना शुरू कर दिया, अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया कि जो नेटिव्स हैं ये तो सारे जाहिल हैं, हम देखो ना सूट पहन के इंग्लिश बाबू देसी मेम बनकर हम लोग चलते हैं, हम साम्राज्य हैं, ये लोग साले नेटिव्स जूते की नोक के नीचे हमारे, ये सही अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं। कहने को तो उनके पास पैसा है और अपने साथ ये लक़ब लगा देते हैं कि लॉर्ड्स और एलीट और पाकिस्तान, ये वो जो भी बकवास करते हैं ये लोग, पर ज़हनी तरीके से ग़ुलाम ये हैं। जो इन्होंने पैसा कमाया है जूते चाट के कमाया है, पहले बरतानवी साम्राज्य के, फिर फ़ौज के, और आज भी बार बार ये अपने बाप को बुला रहे हैं कि देखो शहजाद जो बातें कर रहा है, अब्बू आ जाएं हमें बचा लें। अगेन ये नदीम रिजवी जो जाहिल अनपढ़ आदमी हैं और ये जो पेजेस चलाते हैं, जो ये जाहिल अनपढ़ बातें करते हैं, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द मुहाजिर्स एट लार्ज, दे आर एब्सोल्युटली नॉट। अगर कोई सिंधी नाम अपने पेज में डालकर घटिया बातें करता है, मुहाजिरों के खिलाफ रेसिज्म बातें करता है, दे डोंट रिप्रेजेंट द सिंधी कल्चर। इसी तरह पेजेस का नाम होगा कराची वाले, वॉइस ऑफ मुहाजिर, अल्ताफ़, फ्रीकी अल्ताफ़, उनके भी अभी मैसेजेस आए हैं कि भाई मुझसे मिल लें। बात देखो, ये हाल है इन लोगों का, मतलब शेर बनते हैं, मतलब इनका तो बाप मेरा फ़ैन है यार, मतलब ये हाल है। ये जो एक नस्ल पल रही है ना, जिनको नफ़रत पे पाला जा रहा है, जिनको ये नदीम रिजवी जैसे जाहिल तरीन घटिया लोग जो है ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कौन इनका वारिस है, कौन इनको समझाएगा? मैंने ये ज़िम्मेदारी उठा ली है कि यार प्लीज़ सही हिस्ट्री बता दें। जो ये एक गलत आपको रेशल सुपीरियॉरिटी बेची जा रही है ना, इस लेंस से बाहर आ जाए। इंसान हैं, सब इक्वल हैं, कोई सुपीरियर नहीं है। मतलब हम अगर सियासत की भी बात करें तो मुस्लिम लीग का तो फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने लॉयल्टी टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम पैदा करनी है मुसलमानों में। दूसरी तरफ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे वर रिलेटिवली ऑटोनमस। सारी बात है, वो बरतानवी साम्राज्य के अंडर काम करते थे, लेकिन अपने स्टेट्स में वो प्रिंसेस थे, वो नवाब थे, वो ऐसा नहीं है कि जूते चाट रहे होते थे। ऑफ कोर्स दे वर वर्किंग विद इन द ब्रिटिश सिस्टम, बट ये जूते चाटना, घोड़े ने, ये सब बकवास कुछ भी नहीं थी। पाकिस्तान भी जब बना है, भावलपुर और खैरपुर जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन्होंने पैसे दिए ताकि गवर्नमेंट चल सके, ताकि पब्लिक हाउसिंग बन सके, ताकि रीसेटलमेंट हो सके। उसी पैसे से पाकिस्तान चला है, उसी पैसे से पाकिस्तान पला है। एंड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी आपको झूठ बोला जाता है कि यहाँ के तो लोगों की रेजिस्टेंस नहीं थी। राइट फ्रॉम राय अहमद खरल इन पंजाब टू द हुर मूवमेंट इन सिंध, जाके देख लें सिंध ने कितना रेजिस्ट किया। दिस आइडिया, इवन कॉन्क्वेस्ट, जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है वो एंड में सिंध में हुआ कि सिंध रेजिस्ट कर रहा था। ऑब्वियसली ब्रिटिश वेपन्स जो हैं वो फार सुपीरियर थे, तो इवेंचुअली दे वर एबल टू ब्रेक थ्रू द डिफेंसेस, बट सिंध ने बहुत रेजिस्ट किया था। फिर जो हुर मूवमेंट चली है उसने मिलिटरीली रेजिस्ट किया। फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सिंध के, उन्होंने असेंबलीज़ में लेजिस्लेशन के थ्रू रेजिस्ट किया, बात की सिंध की इंडिपेंडेंस की। और फिर एक हारी मूवमेंट भी चली जिन्होंने पेजेंट राइट्स की बात की। ये सारी चीज़ें एंटी कॉलोनियल चल रही थी। इसी तरह पश्तून, खैबर पख्तूनख्वा, NWFA ऑफ दैट टाइम, बादशाह खान की जो मूवमेंट थी वो एंटी कॉलोनियल थी, एंटी रेजीम थी। जो लोग अनफॉर्चुनेटली पावर में आए, जिन लोगों को ज़मीनें मिली, जिन लोगों को सर के लक़ब मिले, वो वही थे जो बरतानवी बूट चाटते थे। तो फिर उन लोगों ने यही किया जिस तरह बाबरा ग्राउंड मैसेकर हुआ था। और ये नदीम रिजवी तो इतना कोई पता नहीं, अजीब जहनी मरीज़ आदमी है ये। इसका लेवल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन को भी कुत्ता कुत्ता बोलता रहता है। मतलब इसके जो वर्ल्ड व्यू है उसमें ये है कि भाई अल्ताफ़ भी पीछे हट गए, सबको मार देते हैं ना सब। मतलब जो सिंधी इनकी नज़र में तो गाली है। इसी सोच से हम बचा रहे हैं कि यार नफ़रत ना पैदा करो, नेटिव्स के लिए नफ़रत ना पैदा करो। पंजाबी कल्चर खूबसूरत है, बलोच कल्चर खूबसूरत है, उर्दू कल्चर भी खूबसूरत है, या आप इसको जो भी बोलना चाहें, गुजराती कल्चर, लखनवी कल्चर। अभी हमने कवाली पे पॉडकास्ट किए, कितनी खूबसूरत पॉडकास्ट किए। पूरी हमने हिस्ट्री डिस्कस की कि अच्छा यार किस तरह कवाली आई, किस तरह कवाल बच्चा घराना आया। हम तो सेलिब्रेट करते हैं ये चीज़ें, पर आपको अगर कह दिया जाए अजरक सेलिब्रेट करें तो आप बोलते हैं ये तो हम पे इम्पोज किया जा रहा है। क्या बोल सकते हैं यार। और इस जाहिल तरीन आदमी ने, इस तासुबी कीड़े ने पूरी मूवमेंट चलाई हुई है जिसका नाम है मटरूका सिंध, जिसमें सिर्फ झूठ 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 है।
ये सारी बातें, ये सारा पर्सपेक्टिव आपको देना ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आए कि मैं जो रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ ना, इन साहब का मैंने पहले ही देख लिया था, मैंने समझा नहीं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हर भौंकते कुत्ते का जवाब नहीं देना होता। मैंने समझा नहीं कि मुझे अपना लेवल इतना गिरा कर इनसे बात करनी चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं अपना एकेडमिक काम ही कर रहा था, बट पीपल आर लाइक, व्हाई शहजाद टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, नोबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट ये जो है ना, ये अपने उसमें रहते हैं, इको चेम्बर्स में रहते हैं, वो आप तक आता नहीं है। आप देखते नहीं हैं कि क्या जहरीला प्रोपागेंडा किया जा रहा है। सिंधी हेट जो वीडियो था उसमें जो सारे इंस्टाग्राम, सारे तो नहीं, मैंने आपको 2-3 दिखाए, ऐसे बहुत इंस्टाग्राम पेजेस हैं। उसी तरह ये पूरी मूवमेंट है और इसने लोगों के जहन में ये झूठ डाल दिए हैं। आपको मैं आज फ़र्क बता देता हूँ कि एक प्रोपागेंडिस्ट, एक तासुबी कीड़े और एक पढ़े लिखे आदमी में क्या फ़र्क होता है। जो रिस्पॉन्ड मैं करूँगा, मैं एकेडमिक सोर्सेज से करूँगा। ये सारा जो इनका इंट्रोडक्शन आपको देना था, उसका मकसद यही था कि आप समझ जाएं कि ऐसे घटिया लोगों को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मैं कोई एंटी मुहाजिर नहीं हूँ, ना मैं कह रहा हूँ नदीम रिजवी हर मुहाजिर ऐसा है, नहीं। ये सोच रखने वाले, इसको फॉलो करने वाले, इसको पॉडकास्ट पे बुलाने वाले, ये जो गंदे गलीज़ जहनी मरीज़ दराज के इजराइली हैं ना, इन जाहिलों को मैं टारगेट करता हूँ। बाकी कोई मेरी किसी कम्युनिटी के लिए नफ़रत नहीं है। आप हंसना शुरू कर देंगे कि भाई का जो मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा आपको, तो प्लीज़ गेट रेडी फॉर द बेस्ट जोक आई हैव टोल्ड ऑन द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। भाई आर्ग्यू करते हैं कि एक्चुअली तो जो आ रहे थे मुहाजिर, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। उनको सिंध के 24 शहर प्रॉमिस किए गए थे, पर 20 नहीं मिले, सिर्फ 4 शहर मिले। अब मैं सोच को दराज की इसराइली सोच ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। यही सोच है ना कि भाई हमें तो ये प्रॉमिस लैंड था, हमें तो पूरा का पूरा था। किसने किया प्रॉमिस? लियाकत अली ख़ान ने। लियाकत अली ख़ान ने किस हक़ से सिंध दे दिया आपको? मतलब यूपीसीपी में बैठ के लियाकत अली ख़ान ने कैसे आपको प्रॉमिस कर दिया कि जो सिंध का सारा लैंड होगा ये आपका होगा, 24 शहर आपको मिलेंगे। ऐसे जाहिलों को फिर शब्बर ज़ैदी सुनते हैं, वो पॉडकास्ट पे जाके बोलते हैं कि असल तो सिंध बैठे हुए हैं ज़मीन पे, पूरी ज़मीन हमारी थी, पूरी ज़मीन मुहाजिरों की थी। जितनी भी हमारी जमीनों पे सिंधियों ने कब्जा किया, ये ज़मीनें हमारी हैं। ये एग्रीमेंट है, वो कहानी नहीं है। लियाकत नेहरू लैंड एग्रीमेंट देख ले जाकर। कहाँ से आ रहा है? शब्बर ज़ैदी ने, इन्होंने लियाकत नेहरू पैक्ट कोट किया है। अगर तो ये 1970 में बोलते, 80 बोलते, 90 में बोलते, आप मान लेते हैं, बोलता चलो यार ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम है। भाई चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। अभी लिखें लियाकत नेहरू पैक्ट पीडीएफ, पूरा पढ़ें और मुझे वो क्लॉज निकाल के दे दें। तो सीधा सीधा चैलेंज है। आप कह रहे हैं नेहरू लियाकत पैक्ट में आपको पूरी ज़मीन प्रॉमिस हुई थी, पढ़ लें, 5 पेज गए सिर्फ, वो क्लॉज निकाल के दे दें जिसमें प्रॉमिस हुई थी। जब ऐसा कुछ उस पैक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये जाहिल लोग इसलिए ये बात करते हैं ना कि इनको भी पता है आप पढ़ोगे नहीं, आप फॉलो अप नहीं करोगे, आप चाहते हो ये सच हो और बस ये सुनकर आप बोलना शुरू कर दोगे, ऑनलाइन नफरतें फैलाना शुरू कर दोगे। ये मेन स्ट्रीम पॉडकास्ट पे बातें की जा रही हैं, मतलब ईज़िली वेरीफाइबल बातें जो आप एक गूगल सर्च में बता दें कितना बड़ा झूठ है। अपने आप को एक्सपर्ट्स जो प्रेजेंट करते हैं बगैरती बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। नेहरू लियाकत पैक्ट इज़ अबाउट कि भाई, अच्छा और एक और मज़े की बात, अगर तो नेहरू लियाकत पैक्ट में आपको प्रॉमिस किया गया था, इसलिए आप लोग आए थे, इसलिए आप लोग पाकिस्तान आए थे, सिंध नहीं आए थे, जबकि वो सिंध था। ये इरेजर नहीं है और सिंध, ये दराज की इजरायली सोच नहीं है कि हम सिंध तो आए नहीं थे, सिंधी था ना, सिंधी था और कहाँ आए होगे। तो ज़ाहिरी बात है 1945 में साइन हुआ होगा, 1946 में साइन हुआ होगा, या चले 13 अगस्त 1947 तक तो साइन हो ही गया होगा ना कि ये ज़मीन आपको मिल रही है, जाएं। लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ है 1950 में। लियाकत नेहरू पैक्ट के बेसिस पे आप लोग आ गए कि हमें ज़मीन मिलेगी। फैक्ट तो जी 50 में साइन हुआ है, पैक्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। पैक्ट ये है कि भाई जो लोग वापस आकर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, चीज़ें बेचना चाहते हैं, वो उनको हक दिया जाए, उनको तंग ना किया जाए, ये वो पैक्ट है। इसको ये पेश करना, ये कितनी बड़ी मुनाफिकत और कितनी बड़ी जहालत है। पूरे पैक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि भाई ज़मीनें मुहाजिरों को दी जाएंगी? मतलब आप, ये वही इजरायली वाली बात है ना कि आपकी ज़मीनें हैं और वहाँ जो लोग रहते हैं उनका क्या? हम रह रहे थे, लोग रह रहे थे यहाँ पर, ज़मीनें थी लोगों की, तो भाई जो आ रहे हैं और सारी आपको देनी हैं, तो फिर जो लोग रह रहे हैं वो क्या करें, मर जाएं? मतलब 24 शहर आपको अगर देने हैं तो जो 24 शहर में लोग रह रहे हैं वो क्या करें?
वो बोरिया बिस्तरा उठाएं, कहीं और चले जाएंगे। वो इजरायली बात है ना, फ़लस्तीनी यहाँ क्यों रह रहे हैं, ये तो लैंड हमें प्रॉमिस हुआ था, आप सीरिया चले जाएं, क्यों जाएं, क्यों भाई। और मैं आपको सच बताऊँ, ये लोग अपने माँ बाप को भी गालियाँ दे रहे हैं, सीधी बात है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, गालियाँ दे रहे हैं ये लोग। आपको पार्टीशन पसंद हो, आपको पाकिस्तान पसंद हो ना हो, आपकी राय जो भी हो, मैं भी एकेडमिकली देखता हूँ, टू नेशन थ्योरी, ये वो, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट एक आइडिया तो बेचा गया था ना, या एक आइडिया एग्जिस्ट करता था जो लोगों के जहन में था, जो लोग चाहते थे, इसलिए वो लोग पाकिस्तान आए थे। ये कह रहे हैं कि इनके माँ बाप इतनी उनको गालियाँ दे रहे हैं कि ये लोग तो आए थे कि हमें ज़मीनें मिलेंगी। यार आप अपने ख़ानदान वालों को इतना घटिया समझते हो? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि लोग डॉलर साइंस उनकी आंखों में, कुछ 4-5 इंडस्ट्रियल एलीट अगर होंगे जिनको प्रोमिस किए गए थे, 5 लोग 10 लोग, बट जो लाखों आए हैं वो तो एक ख्वाब के लिए आए थे ना, एक आइडिया के लिए आए थे। वो ज़मीनों के लिए तो नहीं आए थे, वो इस आइडिया के लिए तो नहीं आए थे अब हिंदुओं की ज़मीनें हमें मिल जाएंगी, हम अमीर हो जाएंगे। ये आइडिया बेचना, ये गलाजत है इन लोगों की, ये इन लोगों की नफ़रत है कि पाकिस्तान हिस्ट्री का एक पार्ट जो इस्लामिक हिजरत से कंपेयर किया जाता है, मुहाजिरीन और अंसार से कंपेयर किया जाता है, जो एक इतना खूबसूरत पार्ट है हमारी हिस्ट्री का कि पाकिस्तान बना, लोगों ने बोला अच्छा पाकिस्तान बना है, हम कुर्बानियाँ देंगे। आने के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फिर जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने अपने घर खोले, उन्होंने अपनी ज़मीनें दी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। हाउ ब्यूटिफुल। Now just imagine, people are coming, people here are welcoming them, people are hugging them, people are giving them land। फिर पाकिस्तान के जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनकी वेल्थ थी, उन्होंने वेल्थ थी कि मुल्क आप इनके लिए घर बनाएं, उनके लिए घर कितना एक ब्यूटीफुल पार्ट है हमारे पास्ट का। सिर्फ अपना गंदा प्रोपेगेंडा करने के लिए, या जो 1970s के बाद सियासत हुई है उस सियासत में वोट्स लेने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा फॉरवर्ड करने के लिए, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को तबाह करने के लिए, कराची की वसाइल पे काबिज़ होने के लिए, आपने एक इतना खूबसूरत पार्ट हमारी हिस्ट्री का उसको इतना गंदा कर दिया कि अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आप कह रहे हैं असल में तो सिंधी जो सिंध की ज़मीन पे रहते हैं वो चोर हैं, वो गलत रहते हैं और ये सारी ज़मीन हमारी है। अब इस घटिया आदमी को मैं दराज का इसराइली ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। एक मेरे दोस्त ने अच्छा बोला कि भाई दराज को क्यों तुम ऐसे ही कर रहे हो, तो सॉरी दराज, वैसे इसके बाद दराज तो मुझे कभी स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो पाकिस्तानियों ने, सिंध और सिंधियों ने स्पेशली बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। ऑलमोस्ट 50% पब्लिक हाउसिंग का जो फंड है वो कराची में लगा। ये सारी सोसाइटीज़ बनी, औरंगी कुरंगी, नाज़माबाद, लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, FV एरिया, सब्सिडाइज रेट्स पे लोगों को घर दिए गए। मतलब बेयरली, मैं पिछली वीडियो में बताया था, सामा TV की रिपोर्ट है कि हैदराबाद में लोगों ने ज़मीनें दे दी, तालपुरों ने ज़मीनें दे दी कि भाई सेटलर्स आए हैं, कोई रेंट वेंट भी नहीं लेंगे। वो 2025 में भी उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो 10-20 रुपये देते हैं। इस तरह ये सोसाइटीज़ बनी हैं, इस तरह ये शहर बने हैं। इसको आपको बच्चों को बताना चाहिए कि क्या खूबसूरत चीज़ है। आप उल्टा वही कर रहे हैं जो इजरायली करते हैं कि फ़लस्तीनी बुरे हैं। इनका वैसे तो फैक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता ही देता हूँ। अगेन, मैं किसी कम्युनिटी को बुरा करने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ ताकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाए। पहली बात तो एज़ फार एज़ द लैंड ओनिंग क्लास इन सिंध इज़ कंसर्न, सिंध में सिर्फ सिंधी लैंड ओनिंग क्लास नहीं थी, बलोच लैंड ओनिंग क्लास भी थी, पंजाबी लैंड ओनिंग क्लास भी थी। जब सखर बराज बना है उससे पहले भी जब कनाल्स बने हैं तो लॉट ऑफ ब्रिटिश लॉयल्टी या ब्रिटिश लॉयलिस्ट कहना चाहिए वो पंजाब में थे। पंजाब में ब्रिटिश ज़्यादा इंट्रेंच थे, सिंध में कम थे। तो उनको नवाजने के लिए या सिंध के लैंड को कॉलोनाइज़ करने के लिए सखर बराज के बाद तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे पहले भी जो ये सारा नया लैंड कल्टिवेटेबल बन गया, वो लैंड जो है वो पंजाबियों को दिया गया था उस टाइम। बिल्डिंग द एम्पायर, बिल्डिंग द नेशन, वाटर, लैंड एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिवर डेवलपमेंट इन सिंध 1898 टिल 1969 में टिमोथी डैनियल हेन्स जो हैं वो लिखते हैं, पंजाबीज वर गिवन लैंड इन सिंध आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स टू कॉलोनाइज दैट लैंड। तो अंग्रेज़ खुद आपको बता रहे हैं, ये मैं हवा में नहीं फायरिंग कर रहा। तो जी कुछ कपल ऑफ लाख बलोच यहाँ पर सेटल थे, 1-2 लाख पंजाबी यहाँ सेटल थे जिनको लैंड मिला था। ये लैंड ओनिंग एक क्लास थी। ये बात सच है कि जो सिंधी हैं उसमें बेशतर या ज़्यादातर, आई मीन ऑफ कोर्स colonial records is not clear, so you can't make an exact record, but almost half या more than half हिंदू लैंड ओनिंग थी। और अक्सर वहाँ पे जो हारी काम करते थे वो मुसलमान थे उनकी ज़मीन पर।
जो आप नहीं समझते, जो आप अपनी एथनिक हेट्रेड, लसानियत, जिस तासुब में आपकी परवरिश की है आप लोगों के माँ बाप ने, उस जहालत में जो आप ज़िंदा हैं, आप लोग समझते नहीं हैं कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। 1930s में हारी मूवमेंट शुरू हुई। हारी मूवमेंट क्यों शुरू हुई? हारीज जो थे सिंध के, ये मैं आपको चलें सिंपल करके बता देता हूँ। मैंने लगानी है फसल, मैं काम करता हूँ, मेरे खेत है, मैं उस पर फसल लगाता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं उसका यूरिया लूँ, ये लूँ, वो लूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा किसी के पास, पाकिस्तान में बैंक्स तो नहीं देते पैसे, कि भाई मैंने इस साल फसल लगानी है, मुझे 100 रुपये दे दो। वो बोलेगा तो मुझे क्या दोगे? मैं बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोलेगा ज़मीन गिरवी रखवा दो। ठीक है जी, ज़मीन गिरवी रखवा दी। अब मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। अब मैंने वो 100 रुपये लिए, वो लगाया, मैंने 110 रुपये बनाया। अब मेरे पास 10 रुपये थे, 5 रुपये तो मैं घर पे लगाऊंगा, 5 रुपये मैंने उसको दिए। मैं अगले साल भी लगाई फसल, अगले साल उसको 5 रुपये दिए, फिर फसल लगाई, फिर उसको 5 रुपये दिए। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने उसको 15 रुपये दे दिए, अब 85 रुपीज़ देते हैं। मैं उसके पास जाऊँ, बोलूँ यार 85 रुपीज़ तुम्हारे रहते हैं? वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे एक्चुअली तुमने 200 रुपये देने। हम लोग 200 रुपये क्यों देने? बोलेंगे इंटरेस्ट। तो जो मनी लेंडर्स थे वो इंटरेस्ट चार्ज करके सॉर्ट ऑफ दे बिकेम द लैंड ओनर्स। तो ये जो मनी लेंडिंग वाला था ना, जिसको आप पेजॉरेटिवली बनिया कहते हैं, वो जो कल्चर था ना, उसकी वजह से अ लॉट ऑफ हारीज, अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली, जिनका लैंड था, जो कल्टिवेट करते थे, जो उस पर दिन रात काम करते थे, दे लॉस्ट देयर लैंड्स टू मॉर्गेजेस। फिर ये एक मूवमेंट चली कि भाई जिन लोगों ने अगर तो 100 रुपये लिए थे, वो 1000 रुपये दे चुके हैं वापस, बिकॉज इंटरेस्ट पाइल ऑन होता रहता है, अब उनको उनका लैंड दे दिया जाए। अब ये क्या बात हुई कि यार वो 100 रुपये लेके 1000 रुपये वापस कर चुके हैं, 10, 15, 20 साल से पैसे वो लोग वापस कर रहे हैं, उनका लैंड उनको वापस दे दिया जाए जो गिरवी रखा हुआ था। ये एक मेजर वजह थी हारी मूवमेंट की, और ये एक मेजर वजह थी हिंदू मुस्लिम टेंशन्स की। बिकॉज मनी लेंडर जो थे वो हिंदू थे, हारी जो थे वो मुसलमान थे। ऑब्वियसली सारे के सारे नहीं, बट जनरल मेकअप ये था। इसकी वजह से आपने उस वक्त वहाँ टेंशन देखी। तो ये जो दसली जाहिल नदीम रिजवी है, ये जो कह रहे हैं ना कि सिंधी चाहते थे डेट दिए बगैर ज़मीन हड़प लें, वो ये बात कर रहे हैं। खुद सोचो यार, कितना घटिया तरीन आदमी होगा, कितनी इसके दिल और दिमाग में नफ़रत होगी, कितना गलीज़ आदमी होगा कि ये बॉन्डेड लेबर, इंडेटेड लेबर जिसको कहते हैं, जिसके खिलाफ दुनिया भर में मूवमेंट चलाते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बात करते हैं, इंडेटेड लेबर की एक मूवमेंट को ये बोल रहा है ये चोर डकैत सिंधी, देखा ये ज़मीन चुराना चाहते थे डेट दिए बगैर। ना बोलूँ इजरायली तो क्या बोलूँ मैं, मुझे बता दें आप, कोई और लफ्ज़ बता दें सोच के लिए, इस इतने घटिया आदमी के लिए। हैदर बख्श जतोई जो हैं, जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, पेजेंट मूवमेंट के एक लीडर थे, उन्होंने लिखा है इनजस्टिस टू सिंध। उसमें वो लोग लिखते हैं कि बिफोर पाकिस्तान द हिंदूज ओन लैंड ओवर 30%, बट ऑल देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड बाय मुस्लिम हारीज। हिंदू exodus did not create a vacuum in the peasantry. When the Mahajars came to Sindh, they caused original Haris to surrender evacuee land to the extent some of the 50%, the entire control of allotments were taken from the Sindh government and placed in the hands of Rehabilitation Commissioner directly responsible to the center and not to Sindh. वो कह रहे हैं कि 30% उनका लैंड था, बट 50% जो लैंड है वो जो लोग आए वो उसके ऊपर काबिज हो गए, और उन्होंने जो हारी, जो ग़ुलाम वहाँ रखे काम करते थे, उनको ग़ुलाम ही रखा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप लोगों को एथनिसिटी में इतना डिवाइड किया हुआ है कि आप एथनिसिटी के बियॉन्ड कोई इशू नहीं देख सकते, आप इसको क्लास लेंस से अगर देखें, आप अगर ये हिस्ट्री देखें, इस टाइम जो वडेरे थे, वेदर दोज आर बलोच, वेदर दोज आर सिंधी, वेदर दोज आर पंजाबी, हु वर इन सिंध, लोकल वडेरेस, दे कलूडेड विद द इनकमिंग महाजर्स टू इंश्योर कि जो हारीज हैं उनको ज़मीन ना मिले। मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि अमीरों की ना अपनी एक एथनिसिटी होती है। उन्होंने बोला कि जो महाजर आ रहे हैं इनको लैंड मिल जाए, ये वडेरे बन जाए, जो हारी काम करता है ना, जो गरीब फार्मर है, इसको कभी लैंड ना मिल सके क्योंकि ये लोग कमतर हैं। तो अब मैं अपनी एथनिसिटी डिफेंड करना शुरू कर दूँगा, नहीं देखो सिंधी वडेरे बेचारे, नहीं, वो उतने ही कुत्ते के बच्चे थे। लोग जो सवाल करते हैं ना लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुई,
मुस्लिम लीग कलूडेड विद द बिग लैंड ओनर्स फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट। तो जब पाकिस्तान बनाया ही बिग लैंड ओनर्स ने, लैंड लॉर्ड ने, वो पागल हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मकसद ही ये है कि कंट्रोल करें। हैदर बख्शतोई जो हैं वो लिखते हैं, इन contrast, big men like Messrs. M.G. Qadir, Irfanullah, Ghufranullah have been granted lands worth lakhs of rupees out of proportion to what they have left in India without and anterior to a proper adjudication of their claims by the custodian department. पाकिस्तान बनने से पहले बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इतना लैंड था नहीं जितना अलॉट कर दिया। सिंध गवर्नमेंट से ये हक लेके सेंटर ने ले लिया, फिर सेंटर ने अपनी मर्ज़ी से दोस्तों वगैरह को लाखों एकड़ लैंड दे दिया। तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं बात कर रहा था, ये कोशिश हो रही थी। पंजाब एलियनेशन एक्ट जो है वो पहले ही आ चुकी थी, सिंध में भी आ चुका था, सिंध एलियनेशन बिल आ चुका था पाकिस्तान बनने से पहले। जब पाकिस्तान बना और ये कायदे आज़म के पास गया, लियाकत अली ख़ान के पास गया असेंशन के लिए, साइन करने के लिए, उन्होंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि ये साइन होने से क्या होता, बेसिकली ये एक्ट कह रहा था, मैं साल आपको बता दूँ, 1917 से 1947 तक जिन लोगों की ज़मीन इस तरह खोई है, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था मॉर्टगेज के थ्रू, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन खो दी मनी लेंडर्स को, उनको उनकी ज़मीन वापस दी जाए। ये जो ज़मीन है ये तकरीबन 40% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड था। जो ज़मीन जानी थी हारियों को, जो उस पर काम करते थे, जो ओरिजिनल ओनर्स थे उस लैंड के, बट मनी लेंडिंग की वजह से, मॉर्टगेज की वजह से दे हैड लॉस्ट देयर लैंड टू मनी लेंडर्स। लियाकत अली ख़ान और कायदे आज़म ने ये बिल पास नहीं होने दिया। इंस्टेड ये जो 40% एग्रीकल्चरल लैंड था ये उन्होंने महाजरों को दे दिया। द इकनॉमिक प्लाइट ऑफ सिंध अंडर पाकिस्तान बाय M.H. पनवार में इसका रेफरेंस है। अगेन ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसको आप स्पिन करें, डिनाई करें, जो करना चाहें करें, वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं, ChatGPT से पूछ लो। इस पे अच्छा खासा एकेडमिक काम हो चुका है। पेजेंट लैंड मूवमेंट्स है ऑफ पाकिस्तान बाय अहमद सलीम। सारा अंसारी का तो इस पर बहुत ज़्यादा काम है। सारा अंसारी को मोहम्मद वसीम ने भी अपनी किताब में कोट किया है, मैंने भी अक्सर उनके काम का जिक्र किया है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ वडेरा शाही जो है वो पाकिस्तान का निज़ाम है, वो सिंध का निज़ाम नहीं है, सिंध का कल्चर नहीं है, वो सिंध का पास नहीं है। वडेरा वडेरा होता है, वो कराची में बैठे या सिंध में बैठे। बहुत सारे जो महाजर आए थे, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने ये ज़मीनें फिर बेच दी और पैसा ले लिया। उस पैसे के साथ कराची में लैंड ले लिया होगा या बिज़नेस किया होगा, जो भी किया होगा, अल्लाह को बेहतर खबर। तो वो वडेरा निज़ाम जो है ना, वो पाकिस्तान का निज़ाम है, वो सिंध का निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान अगर 1 साल बाद बनता तो ये जो लैंड है वो लोगों को मिल जाता, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती। सिंध में आज तक नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ दिस। 1973 के सिंध क्वार्टरली में आप पढ़ें इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि कितनी वेल्थ एक्सट्रैक्ट हुई। मोहम्मद वसीम की पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने लिखा है, The pattern of refugee settlement generally enhanced the class basis of the migrants because they were allotted Hindu evacuee property that outvalued the Muslim evacuee property in India by a large margin, almost double for agricultural land and 3 times for urban property. तो मोहम्मद वसीम तो लिखते हैं कि अगर आप इंडिया से पाकिस्तान आए थे, मुसलमान हैं आप, तो आपकी ऑन एवरेज एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी तो डबल हो गई, अर्बन प्रॉपर्टी मतलब शहरों में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 3 टाइम्स हो गई। अब यही डेटा अगर आप इंडिया में देखें ना, CN वकील की इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवाइडेड इंडिया, उसमें तो वो लिखते हैं कि 10 टाइम्स ज़्यादा थी। ज़ाहिरी बात है कुछ लोगों को सम पीपल आई एम श्योर गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, हो सकता है कुछ लोगों को 100 टाइम्स ज़्यादा मिल गई हो, कुछ लोगों को उतनी भी ना मिली हो। ऑन एवरेज जो डेटा है, जो इंडिया क्लेम कर रहा है, जो इंडिया ने देखा है, वो कह रहे हैं कि अगर 3.8 इंडिया में है तो 38 पाकिस्तान में, मतलब 10 टाइम ज़्यादा लैंड था, 10 टाइम ज़्यादा वैल्यू थी जो नॉन मुस्लिम्स ने यहाँ पर छोड़ा कंपेयर टू जो मुस्लिम्स ने इंडिया में छोड़ा था। सम फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम पार्टीशन एंड द हिस्ट्री ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान में इलियास छट्टा लिखते हैं कि India claimed that the Hindu and Sikh refugees left behind rupees 38.1 billion worth of resources in Pakistan, compared with the Muslim refugee evacuee property in India of just rupees 3.8 billion, and demanded that the Pakistani state should make up the difference to India. वो आगे लिखते हैं, refugees too illegally occupied
the houses of non-Muslims, but also filed false and inflated applications for their claims and submitted false affidavits to prove them. Many obtained multiple allotments on a single claim. There were also many who were not genuine evacuees at all. अब मसला ये है कि ये तो एकेडमिक काम है, एकेडमिक जर्नल में छपा है. मैं जब इसको बोलूँगा तो आपको लगेगा कि कोई लसानियत हो रही है, जबकि ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है. हमेशा मैं आपको क्या बोलता हूँ, अपनी आइडेंटिटी से बाहर निकल कर सोचें. आपको ये चीज़ समझ में आएगी और आप नाराज़ भी ना हो. इसीलिए मैंने ख़ास ये वाला आर्टिकल चुना है, क्योंकि ये पंजाब की बात कर रहे हैं. जो सारी कॉन्फ्लिक्ट है, जो सारा यहाँ महाजर सिंधी टेंशन चल रही है, वो सिंध की चल रही है ना. तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, एक इशू को अपनी ज़ात से दूर रख कर देखोगे तो समझ में आ जाएगा. इलियास छट्टा का काम पंजाब पे फोकस्ड है. वो आपको एक मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में किस तरह हुआ ये काम, कितना झूठ था इवैक्यू प्रॉपर्टी के क्लेम्स में. पंजाब में आप वो चीज़ समझ लें, आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप शायद नाराज़ भी ना हो कि यार ये मुझे बोल रहा है, क्योंकि मैं सिंध की बात ही नहीं कर रहा. कितना फ्रॉड था, कितना करप्शन था, किस किस लेवल पे था. कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, पार्टीशंस, इवैक्यू प्रॉपर्टी एंड द सस्टेनेंस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान में इलियास छट्टा जो है वो ये लिखते हैं. The partition brought increased opportunities for corruption. They were seized by civil servants who extracted graft, politicians who illegally appropriated evacuee property. Again, आप देख रहे हैं कि भाई अमीर जो लोग होते हैं ना, उनकी एक अपनी एथनिसिटी होती है. हर चीज़ को एथनिक ना बनाएं. जो ये सिविल सर्वेंट्स भी थे या गवर्नमेंट में जो थे पंजाब, उन्होंने भी अन्नी बार पैसा बनाया, करप्शन की, प्रॉपर्टी हड़पी. जो लोग आए उन्होंने भी ये किया. सलमान राशिद ने तो ये चीज़ एनेक्डोटली बताई थी जब वो आए थे पॉडकास्ट, कि वो एक लूट मार का टाइम था, बड़ा ऐश थे लोगों की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस टाइम पर. इसको आप कोई एथनिक लेंस भी नहीं दे सकते, बिकॉज आने वाले भी पंजाबी थे, रहने वाले भी पंजाबी थे, जाने वाले भी पंजाबी थे. अगेन वो जो एक पर्ज का लम्हा होता है ना, उसमें फिर कॉमन सेंस, रैशनैलिटी ख़त्म हो जाती है. 2005 के सर्वे की रिपोर्ट पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की, उसमें लिखा हुआ है द पोस्ट इंडिपेंडेंट सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजी वॉज द रूट कॉज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में करप्शन का रूट कॉज सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज़ था. It By the increase in corruption by senior public officials became much more noticeable in Pakistan. White-collar crime started in the claims of refugees to industrial sanctions and allotments. All these were used as mechanics of money making and corruption. तो भाई आप एकेडमिक काम देखें तो वो आपको डेटा के साथ, डिटेल्स के साथ बता रहे हैं कि उस टाइम कितना गलत काम हुआ, कितनी करप्शन हुई, कितने फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हुए. अगेन, दिस इज़ नॉट अबाउट एन एथनिसिटी. दिस इज़ अबाउट what went wrong, looking at that. एक इसको सिर्फ नदीम रिजवी मसला ही है, वो हर चीज़ में एथनिक लंग दे देंगे, देखा ये वो. भाई जो लोग गवर्नमेंट में पंजाब में वो भी कर रहे हैं, जो आए हैं वो भी कर रहे हैं, जो यहाँ रह रहे थे वो भी कर रहे थे. तो फिर इंटरेस्टिंगली अगर आप इंडिया देखें तो वो दे वेंट द पोलर ऑपोजिट वे. यहाँ पे तो नदीम रिजवी ये घटिया आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना कि सारी हिंदुओं की हमें मिल जानी चाहिए थी. इंडिया पे क्रिटिसिज्म ये आया कि आपने मुस्लिम प्रॉपर्टी सीज नहीं की और इनकमिंग माइग्रेंट्स को नहीं दी. द डिस्प्लेस्ड पर्सन कॉम्पनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन बिल 1954 में आया कि भाई जो लोग रेफ्यूजीज़ आए हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाए या उनको कुछ दिया जाए, क्योंकि जो मुस्लिम होम्स हैं वो खाली करवा कर इंडिया ने नहीं दिए थे. वेयर इन पाकिस्तान फोर्सबली आप लोगों ने लोगों को निकाल कर, मैं नहीं कह रहा कि किसने किया, आप अगेन पंजाब पे रख लेते हैं, ये सिंध के मसले नहीं होंगे. सलमान राशिद ने पॉडकास्ट पे आके बताया कि लोगों ने क्या किया, मॉडल टाउन की क्या हिस्ट्री है. आपने भगाया ना ताकि कब्ज़ा कर सकें. कराची की अगर बात करें तो नंदिता भवनानी ने आपको इंस्टेंसेस बताए हुए हैं कराची में किस तरह लोगों ने घरों में घुसकर कब्ज़ा किया. ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसमें कराची की लीड कैसे बनी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा. एक मेरी वीडियो है कि क्या कराची पालता है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत टच किया है. रोज़िटा आमटाज की जो किताब है बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, वो काफ़ी डिटेल में आपको बताती है कि किस तरह गवर्नमेंट ने अपने दोस्तों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए, वो लोग जो हैं फिर अमीर बन गए. फिर उन्होंने जो हिस्ट्री कंट्रोल की, आपको बताया कि ये एक्चुअली पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, इन्होंने हमें बैंक्स बनाए, एयरलाइंस बना के दी, जबकि उनकी जो सारी इंडस्ट्री लगी थी वो पाकिस्तान के पैसे से लगी थी, इंटरेस्ट फ्री लोन से लगी थी. फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनी थी वो इन्होंने डिक्टेट की थी. तो कब इंपोर्ट करने से किसका फ़ायदा होगा, कब क्या एक्सपोर्ट करने से किन का फ़ायदा होगा, इन्होंने वो पॉलिसी डिसाइड की, अपनी मोनोपोली बनाई, एक गवर्नमेंट और फाइनेंशियल एलीट का गठजोड़ बनाया जिससे पैसे बनाए. मतलब आप शुरू में अगर
डॉलर रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वो इस तरह से रखोगे कि इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो आपने मशीनरी इंपोर्ट कर ली, इन लोगों ने इंडस्ट्री लगा दी। उसके बाद आपने डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज है वो इस तरह कर दिया कि मशीनरी मंगाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, तो कोई और ना मंगा सके, तो आपकी एक सॉर्ट ऑफ लोकल मोनोपोली बन गई। इस तरह पॉलिसी कंट्रोल करके, इंडस्ट्री लगा कर एलीट कैप्चर पैदा किया, एक फाइनेंशियल एलीट बनी। रॉ मटेरियल जो है वो कभी बांग्लादेश से आ रहा है, गैस जो है वो बलूचिस्तान से आ रही है, और लेबर यूनियंस पे क्रैकडाउन हो रहा है। अगेन मैं आपको क्या कहता हूँ कि भाई अमीरों की अपनी एथनिसिटी नहीं होती। जो आपकी एलीट है, देवर मोस्टली, वो 22 फैमिलीज़ आप देख लें महबूबुल हक की, देवर मोस्टली पंजाबी एंड महाजर। अयूब खान जो हैं वो पश्तून डिक्टेटर थे। वो फिर एक, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब आप कलोनियल आर्मी में होते हैं तो योर पश्तून आइडेंटिटी डजंट मैटर, यू सॉर्ट ऑफ अ कलोनियल बाबू देन। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए, उन्होंने भी वो ही केम ऑफ द बैक ऑफ द लेबर मूवमेंट, लेबर के लोगों को, लेफ़्ट के लोगों को, लेकिन उन्होंने लेबर पे क्रैक डाउन किया टू सपोर्ट द फाइनेंशियल एलीट। तो बाद में नेशनलाइजेशन के टाइम उनकी फाइनेंशियल एलीट के साथ ब्रेक डाउन हो गया। ज़िया रहमान का आर्टिकल पढ़ लें। अब मैं जी डिफेंड करूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को? नहीं। या कोई पश्तून डिफेंड करी? नहीं। तो आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं इस फाइनेंशियल एलीट को जिसने लेबर को कोई राइट्स नहीं दिए? अयूब खान के 10 साल में बेयरली रियल वेज बढ़ी है, लोगों की ज़िंदगी तबाह, ना कोई उनके राइट्स, ना कोई उनके ह्यूमन राइट्स, ना कोई उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, ना कोई लेबर को एक अच्छी लिवेबल वेज मिल रही है। उससे जो लोग पैसा कमा रहे हैं, आप हमें आके बताते हैं इनकी और मेरी एथनिसिटी सेम है तो ये पाकिस्तान के हीरो हैं। क्या आप सोच रहे हैं यार? इस तरह पाकिस्तान बनाया गया। मैंने पहले वीडियोज़ में ये भी डिस्कस किया है कि ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जो है वो वॉज ऑल्सो डोमिनेटेड बाय उर्दू स्पीकिंग। आपने उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज बना दी थी। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी में आना है, आपको उर्दू आनी चाहिए, तो वो एक क्लास डोमिनेट कर रही थी। फाइनेंशियल एलीट मैंने आपको बताया कि किस तरह बनाई। पब्लिक हाउसिंग मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट फंड से बनाया गया, डेवलप किया गया, पानी और सारी सर्विसेज दी गई। उसके बाद इवैक्यूई प्रॉपर्टी रिहैबिलिटेशन किस तरह से हुई। तो वो जो एक डोमिनेंस बन गई 1971 तक, वो जब वाकई इलेक्शंस हुए पहली दफ़ा, उसको जब रिड्रेस करने की कोशिश की तो ये लॉस ऑफ प्रिविलेजेस पे सारी टेंशन हुई है। वहाँ से लेकर हम आज आ गए हैं कि झूठे नदीम रिजवी जैसे घटिया मकार लोग जो हैं वो जो है आकर आप में बता रहे हैं कि असल में तो 1947 में पूरा सिंध जो है वो महाजरों को प्रॉमिस हो गया था, और सिंधी जो हैं वो इस पे चोरी करके बैठे हुए हैं। अपनी ही ज़मीन पर अगर आप चोर बोलेंगे तो आपको इजरायली ना बोलें, घटिया ना बोलें, जाहिल ना बोलें। सारी मैंने एकेडमिक रेफरेंसेस दे दिए और मैं कुछ छुपा के आपको नहीं बता रहा। मैं आपको नहीं बोल रहा मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है। मैं आपको सारी रेफरेंसेस दे रहा हूँ। उनके बोलेंगे तो पेज नंबर्स भी दे दूँगा, वरना तो आप कंट्रोल F करके जो मैंने बातें की हैं सर्च कर लें, आपको इन एकेडमिक पेपर्स और किताबों में मिल जाएगा। तो खुदा का वास्ता है इन शार्लेटन से बचें किसी भी प्रोपेगेंडा में आने से पहले। जो लोग TPE को नहीं जानते, अब अगर आप इस चैनल पर आए हैं इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से, पूरी हमारी हिस्ट्री देख लें। जो इशू आपको पसंद है वो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, वो इशू टाइप करें, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। मतलब अगर तो प्रोपेगेंडा करना है, मैं घंटों बकवास करता हूँ हर हफ्ते। 30 सेकंड की मेरी कोई 4 क्लिप्स निकाल लें जिसमें मैंने मुहाजिरों को गालियाँ दी हूँ। मैं आपको सामने बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी मुहाजिरों को गालियाँ देता है, मैं लानत भेजता हूँ। कोई रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स मुहाजिरों के बारे में पास करता है, कोई उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के बारे में जिस तरह ये नदीम रिजवी जैसे घटिया कीड़े हैं, अगर तो किसी बंदर को लखनऊी शलवार पहनाकर आदाब या उर्दू आलिम बना दें, आई बी लाइक ये रेसिस्ट है, ये घटिया चीज़ है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। एनीथिंग दैट दीज पीपल डू, उस पर मैं लानत भेजता हूँ। द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग यू द ट्रू हिस्ट्री इज़ कि ये जो एक नैरेटिव बना दिया गया है ना, और MQM की आप सियासत देखें, यही एग्जैक्टली कहा जाता था कि सब तुम्हारे ख़िलाफ़ है। मुहाजिर जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान ने अपनाए नहीं, उनको हमेशा ऑप्रेस्ड रखा। और वेदर यू आर सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून, ऑल ऑफ़ यू आर अगेंस्ट मुहाजिर। तो आप जो है ना किताबें छोड़ें, बंदूकें उठाएं। ये जो फ़िलॉसफी है ना, ये मैं तोड़ना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए कि भाई प्रिविलेजेस जो हैं वो आप देखिए, आप देखें तो कितनी ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हैं, कितनी ज़्यादा एंटाइटलमेंट मिली हैं। तो अगर आपको आज ये शिकवा होती है कि बेचारे गरीब लोगों का एक कोटा है, अगेन वो अप्लाई कैसे होता है उसको आप गालियाँ दें। लाइक आई ऑलवेज से, PPP को जो बोलना है बोल दें, मुझे उससे कोई मसला नहीं। आप जब सिंधियों को गालियाँ देते हैं, मुझे सिर्फ उसके साथ मसला है। अगर आपको ये मसला है तो फिर तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर 70s में
फिर तो हर सिंधी को, हर महाजर से नफ़रत करनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी, पूरी गवर्नमेंट आपकी, हर पॉलिसी आपकी, सारी फाइनेंशियल एलीट आपकी, सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक हाउसिंग, सबका सब आपका। तो फिर तो हर सिंधी को नफ़रत करनी चाहिए, फिर तो हर सिंधी को गालियाँ देनी चाहिए। आप लोग ये जो फॉल्स सेंस ऑफ ऑपरेशन जो है कि अच्छा जी उर्दू का जनाजा क्या है कि सिंध में सिंधी को ऑफिशियल स्टेटस दे दिया, नॉट इंस्टेड ऑफ उर्दू, अलॉन्ग विद उर्दू, ये प्रिंट कर दिया ये उर्दू का जनाजा है। ये कैसे उर्दू का जनाजा है? या अगर महाजरों की ओवर रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 5,000 अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो एक सिंधी था, 1 for 5,000। इसको रिड्रेस करने के लिए अगर ब्यूरोक्रेसी में सिंधी आए तो आप बोलना शुरू हो जाते हैं अच्छा जी जाहिल लोग आ गए। या आप इस तरह की बातें करते हैं कि पहले तो जी पेरिस था, गरीब लेबर के, ईस्ट पाकिस्तान की रिसोर्सेज, बलूचिस्तान की रिसोर्सेज, सिंध का गरीब लेबर इस्तेमाल करके इंडस्ट्री चल रही थी, वो लोग कन्वर्टेबल चला रहे थे, ये आपकी जन्नत थी। कितने लोग मरे हैं वो चलाने के लिए, ये सवाल मत पूछो। अयूब डैडी हमारे आए हुए हैं, उसके बाद मुशर्रफ डैडी आए हुए हैं, हम लोग खुश हैं। ये जो फ़ौज के भूत चाटने वाली और पाकिस्तान स्टडीज़ की तारीख़ जो फ़ौज ने ही अपने एजेंडा के लिए लिखी है, इसको ज़रा अनलर्न करें, पाकिस्तान की एक्चुअल तारीख़ देखें, आपको समझ में आएगा कि इट्स द एलीट कैप्चर दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो पोस्ट पाकिस्तान उसका जो मेकअप था दैट वाज डोमिनेटेड बाय पंजाबीज़ एंड महाजर। वो 1970s के बाद जो अटर डोमिनेशन ऑफ महाजर्स थी वो थोड़ी कम हुई। आज भी अगर आप एलीट देखेंगे आपको अच्छे खासे उसमें महाजर नज़र आएंगे। ये भी बात बिल्कुल झूठ है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी में महाजर नहीं है, इतने सारे हैं। मतलब कराची का मेयर महाजर है, बट यू मेक इट अबाउट एथनिसिटी, बिकॉज एथनिसिटी के बारे में इस चीज़ को बनाकर एक मखसूस तरह की सियासत की जा सकती है। और एक नदीम रिजवी जैसे कीड़े जो हैं उनको 4 सोशल मीडिया पे लाइक्स मिल सकते हैं कि ज़िंदगी तो इन्होंने ज़ाया कर दी, बस ये 4 लोग जो लाइक कर लेते हैं, इन बच्चों की ज़िंदगी बिगाड़ कर, इनके दिमागों में भूसा प्रोपेगेंडा डालकर इनको लगता है कि हाँ यार मेरी भी कोई औकात है, घर पे तो मुझे वही हाल है, उसी कुत्ते जैसा मेरा हाल है जिसको मैं सुबह घुमाता हूँ। मुझे भी मेरे घर वाले बोलते हैं आप भी खेतों में कर आएँ, तो वही मैं जाता हूँ। ये इस भाई का हाल है, तो ये बस सोशल मीडिया पे बकवास करता है। इस पूरे प्रोपेगेंडा से मैंने क्योंकि जंग ले ली है, क्योंकि मुझे झूठ जब मैं सुनता हूँ मुझे बस होता है कि मैं आकर सच बोलूँ। मुझे टारगेट किया जा रहा है, अल्लाह मालिक है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल हु स्टिल फॉलो मी, हु रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि मैं हवा में फायरिंग नहीं करता, रेफरेंसेस बात करता हूँ। तो सारी रेफरेंसेस यहाँ मौजूद हैं, इनमें से किसी बात का ये नहीं है कि महाजर कभी नहीं उनके ख़िलाफ़ हुआ। क्रैकडाउन हुआ किसने किया? रेंजर्स ने किया। रेंजर्स कौन चलाता है? फ़ौज चलाती है। तो महाजर जो नुमाइंदे हैं चलाएँ एक मुहिम फ़ौज के ख़िलाफ़, चलाएँ एक मुहिम रेंजर्स के ख़िलाफ़। बच्चे तो महाजर रेंजर्स ने मारे ना, चलाएँ एक मूवमेंट चलाएँ, मैं आता हूँ सपोर्ट करता हूँ। नहीं करेंगे तो जब उसके साथ ही जुड़कर सियासत करनी है जिसने महाजर बच्चे मारे, तो मुझे क्या बोल रहे हो? मतलब हाल देखो अपना और फिर बात करो कि बेटा किससे बात कर रहे हो आप। पक्का किला जहाँ हुआ है हैदराबाद में, मेरा हैदराबाद का व्लॉग देख ले, मैं वहाँ जा चुका हूँ। कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे मैंने बात ना की हो, बट आई ऑलवेज ट्राई एंड पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट के अगर कराची को लगता है हम ओप्रेस्ड हैं, कुछ 10 बजे के बाद गैस नहीं आ रही या 1 बजे से पहले गैस नहीं आ रही, तो डेरा बुख्ती जहाँ से आपने गैस निकाली है, जिस बलूचिस्तान ने 7 ट्रिलियन की सब्सिडी दी है पाकिस्तान को, अगर वहाँ अब तक गैस सिलेंडर पे सड़क पे भूखे नंगे बच्चे हैं जिनके पास गैस नहीं है, तो मैं कॉन्टेक्स्ट में डालूँ ना कि भाई कराची वाले ओप्रेस्ड नहीं है, डेरा बुख्ती वाले ओप्रेस्ड हैं। ये करने के लिए आप मुझे एंटी कराची लेबल कर देते हैं। प्लीज़ 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 रीड। कुछ आपको लगता है कि अच्छा मैंने मिस रिपोर्ट किया है, तमीज़ से पूछ लें या क्लैरिफिकेशन मांग लें, या कोई और सवाल है कि अच्छा शायद तुमने ये तो समझा दिया, अब मुझे ये समझाओ, वो बताओ, इसकी क्या रेफरेंस है, ये क्यों है। मैं आपको बता दूं कोटा सिस्टम सबसे ज़्यादा कोट होता है, इसीलिए मैंने ये सारा आपको बताया कि शुरू में कैसा था, क्यों कोटा सिस्टम आया है। कोटा सिस्टम में मेरी एक अलग भी वीडियो है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चंस, लेट्स एंगेज academically, let's engage like adults, and please कॉमेडी के लिए नदीम रिजवी को फॉलो करते हैं तो कर लें, वरना हैदर अब्बास रिजवी से इसके ख़ानदान की असलियत पूछ लें।